नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12 फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला है, इज इंडियाज डिजिटल सर्विसेज टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी। यहां पे देखिए, आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो गाफा टैक्स क्या होता है ये समझना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है ये समझना पड़ेगा, 2016 में जो इक्वलाइजेशन लेवी सरकार ने इम्पोज की और जो 2020 में इम्पोज की, इनमें क्या फर्क है। और ये सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुका हूं जो मैंने बनाई थी लगभग 3 से 4 महीने पहले। डिजिटल सर्विसेज टैक्स, व्हाई गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग इट एंड व्हाई कॉर्पोरेट्स आर रेजिस्टिंग। डिजिटल सर्विसेज टैक्स पे ये जो मेरी वीडियो है आप जाके देख लीजिए। इक्वलाइजेशन लेवी, क्या डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया गया इंडिया में, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझनी जरूरी है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ एक्सपर्ट्स आपस में बैठ के बात कर रहे हैं जो कि इस बात पे बहस कर रहे हैं कि क्या इंडिया का डिजिटल सर्विसेज टैक्स सही है, क्या इंडिया का डिजिटल सर्विसेज टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी है, यूके के डिजिटल सर्विसेज टैक्स से कैसे अलग है। तीन चार अच्छे अच्छे पॉइंट्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पे, अ रेजिलियंस फ्यूचर फॉर उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो रीसेंट डिजास्टर आया है उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, रेजिलियंस सॉल्यूशंस की बात की गई है। तो जल्दी से इस आर्टिकल को भी देख लेंगे। नेक्स्ट है, फ्रॉम म्यांमार टू पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ वर्ड्स बट नो एक्शन। अमित बरुआ जी ने आर्टिकल लिखा है, ये भी जर्नलिस्ट हैं। इनका ये बोलना है कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स होते हैं ना, और दो जगहों पे बहुत मिलिट्री डिक्टेटर्स देखने को मिले हैं और दोनों जगह हमारे इमीडिएट नेबरहुड में है। एक है म्यांमार, एक है पाकिस्तान। म्यांमार में भी मिलिट्री डिक्टेटर्स ही राज कर रहे हैं लंबे समय में, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे तख्ते पलट हुए हैं, डेमोक्रेसी हटाई गई और मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं। अब ये जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, दो बातें बताई गई इस आर्टिकल में। पहली बात तो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स को यूएस का काफी सपोर्ट मिला है, म्यांमार के मिलिट्री डिक्टेटर्स को यूएस का सपोर्ट उतना नहीं मिला है। और जो दोनों कंट्रीज के मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हैं उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। तो ये दो पॉइंट्स मेनली इस आर्टिकल में बताए गए हैं, तो इनको हम देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, एग्नोजिंग कॉस्ट ऑफ हैम हैंडेड डेवलपमेंट, यहाँ पे उत्तराखंड के डिजास्टर की ही बात हो रही। कोशिश करूंगा कि मैं इसको एक अलग से वीडियो में कवर करूं। इसके अलावा जो दो आर्टिकल्स में और डिस्कस करने वाला हूं वो ये है, ऑर्डर एट द बॉर्डर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पैंगोंग सो का इलाका है वहां पे डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। अब ये डिसएंगेजमेंट किस प्रकार से होगा इसको समझने वाली बात है। यहाँ पे देखते हैं क्या बातें की जा रही है इस डिसएंगेजमेंट में, क्या ये डिसएंगेजमेंट सही हो रहा है और चाइना के इंटेंशन सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, कितना ज्यादा कन्विंसिंग होगा ये डिसएंगेजमेंट। ये सब चीजों के बारे में बातचीत करी गई इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल को देखेंगे। और नेक्स्ट है टेंडर कट। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात कर रहा है आरबीआई। बेसिकली हमारी सरकार का पूरा फोकस है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन करेंगे। लेकिन अभी देखिए, इंडिया में एक इंटर मिनिस्ट्रियली कमिटी बनाई गई। इस इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ने यह सर्च किया पूरी दुनिया में कि क्रिप्टो करेंसीज को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है, और यह पाया कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना आसान नहीं। इवन चाइना जैसी कंट्रीज पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर पाई है। फिर जो बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं वो सरकारों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी को बैन मत करो। इंडिया की सरकार को इतनी प्रॉब्लम क्या है क्रिप्टो करेंसी से? प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये एक ऐसी करेंसी है जो कि सरकार इशू नहीं करती है। और जब कोई एक ऐसी करेंसी हमारे सामने आती है जिसको सरकार इशू नहीं करती है, तो आप कह सकते हो कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ सोवरेन राइट वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो सरकार को पसंद नहीं आता, क्योंकि सरकार को ताकत अपने हाथ में अच्छी लगती है। और कोई एक ऐसी करेंसी मार्केट में घूम रही हो तो जो वो इशू ना कर सके अपने देश के अंदर, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि सरकार की ताकत यहाँ पे वायलेट हो रही है। तो इसलिए सरकार बाहर की क्रिप्टो करेंसीज को बंद करके अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चालू करना चाहती है। तो इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में सरकार क्या कर रही है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इंडिया की क्रिप्टो करेंसी के रिस्पेक्ट में जो 31 जनवरी 2021 का डेली करंट अफेयर्स था वहां पे मैंने बातचीत करी है। तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि 31 जनवरी 2021 का जो मैंने डेली करंट अफेयर्स बनाया है उसको जाके एक बार देखिए, वहां पे भी मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको ठीक ठाक इंफॉर्मेशन दी है। तो ये 5 आर्टिकल्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला आर्टिकल कौन है हमारे सामने, इंडियाज डिजिटल सर्विसेज टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी। It is not contrary to international tax principles and does not discriminate particularly against US firms। बहुत लंबे समय से, खासकर यूएसए ही बहुत लंबे समय से, यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि भाई इंडिया का ये जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और ये यूएस कॉमर्स के प्रति खासकर डिस्क्रिमिनेटरी है। यहां पे देखिए क्या लिखाया जा रहा है, यहां पे लिखा हुआ है, inconsistent with prevailing principles
ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। ऐसा किसका बोलना है? ऐसा बोलना है आपका यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का अंडर सेक्शन 301। ये पूरी की पूरी कहानी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देखो तो इंडिया ऑलरेडी 2 टैक्सेस लगा चुका है। एक तो इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी 6% की, ठीक है, कब लगाई थी? 2016 में। और एक 2020 में, लगभग अप्रैल 2020 के लगभग 2% का डिजिटल सर्विसेज टैक्स इंडिया और लगा चुका है। ये दोनों टैक्सेस किस प्रकार से काम करते हैं, इसके लिए पहले आप इस वीडियो को देखिए जाके, ठीक है। और इसके चलते ही यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की एक रिपोर्ट आई थी जिसने ये बोला था कि जो इंडिया के डिजिटल सर्विसेज टैक्स है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और ये खासकर डिस्क्रिमिनेटरी किसकी तरफ है? ये खासकर डिस्क्रिमिनेटरी है यूएस फर्म्स की तरफ। अभी यूएस फर्म्स की तरफ डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बात आपके लिए पता कर पाना मुश्किल नहीं है कि इंडिया में मेजर जो टेक्नोलॉजिकल फर्म काम कर रही हैं वो यूएस की हैं। आप एप्पल की बात ले लो, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात ले लो, आप गूगल की बात ले लो, आप अमेजोन की बात कर लो, ठीक है ना। तो गाफा, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन, ये सब कंट्रीज, ये गाफा टैक्स तो खैर फ्रांस में लगाया गया है, अगर वो जानना है तो वीडियो देखिए। तो बेसिकली जो मेजर टेक्नोलॉजिकल फर्म्स है दुनिया की वो यूएस की ही है। ये अलग बात है कि इन यूएस की फर्म्स को चाइना में घुसने तक नहीं दिया गया है, ठीक है ना भाई, लेकिन इंडिया में काम कर रही है, धंधा कर रही है और अच्छा खासा पैसा कमा रही है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आपकी एडिटोरियल के डेली करंट अफेयर्स, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी 6 to 12, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाई, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जर्नी डॉट जवाब दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3-4 लोगों से सवाल पूछे गए। सुरंजली टंडन है, निखिल कपूर है, श्रीराम श्रीनिवासन है, ये सब ठीक है, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। इनसे पूछा गया कि भैया 2016 में इंडिया ने 6% की इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी, फिर भाई 2% का टैक्स अभी लगा दिया, तो क्या ये सब लगाना सही है? यहाँ पे सुरंजली टंडन जी क्या बोल रही हैं, आप नाम याद मत रखो, इनके पॉइंट्स याद रखिए, इनके पॉइंट्स काफी अच्छे हैं। अगर हम 2013 में जाएं तो ये जो OECD नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये बात कर रहा था किसकी? ये बात कर रहा था BEPS प्रोग्राम की। BEPS क्या होता है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है कि भाई एक कंपनी ने अपने जो बिजनेस करने का जो सेंटर है वो किसी एक ऐसी कंट्री में स्थापित किया जो कि लेस टैक्स, आप कह सकते हो। बहुत सारी दुनिया भर में ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि शेचेल्स हो गई, ठीक है, मॉरिशस हो गई, केमन आइलैंड्स हो गई, जो कि टैक्स हेवन है। तो उन जगहों पे दिखा दिया कंपनी ने कि भाई ये इनका बिजनेस सेंटर है, तो वहां पे इन कंपनियों को टैक्स नहीं देना पड़ता है, प्रॉफिट्स भी वहीं पे दिखाए जाते हैं। बेस मतलब धंधा किसी एक ऐसी कंट्री में करेंगे जहां पर टैक्स ज्यादा होगा, ठीक है, और जहां पे टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया की बात करो, अभी इंडिया में टैक्स ज्यादा नहीं है, बट कॉर्पोरेट्स को टैक्स तो देना ही है 30%। तो अभी कॉर्पोरेट्स को टैक्स देना है, तो इंडिया में धंधा करके दिखाएंगे कि हमारा प्रॉफिट किसी और कंट्री में हो रहा है, और उसका आप कह सकते हो कि जो पूरा टैक्स होता है वो इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देंगे, तो इसको आप बोलते हो BEPS। तो बेसिकली धंधा आप एक कंट्री में कर रहे हो, बट आप दिखा रहे हो कि धंधे का फायदा और धंधे करने का जो हेडक्वार्टर है वो दूसरी कंट्री में, जिसके चलते आप टैक्स कम दे रहे हो, इसको आप बोलते हो BEPS। BEPS को रोकने की बात की OECD में, और इसके लिए डिमांड आई G20 कंट्रीज की तरफ से। इसमें 15 एक्शन पॉइंट्स रखे गए। जो पहला एक्शन पॉइंट था वो ये था कि डिजिटल इकोनॉमी को आप टैक्स लगाओ। बेसिकली BEPS में सबसे पहला जो पॉइंट था वो था डिजिटल इकोनॉमी। ये बात है 2013 की, और 2015 तक इसके ऊपर बहस होती रही। कहीं से भी इस बात के ऊपर एक प्रॉपर, आप कह सकते हो कि कंसोनेंस नहीं आ पाया। सारी कंट्रीज मिलके एक पॉइंट नहीं डिसाइड कर पाई कि हाँ भाई इस डिजिटल इकोनॉमी को कैसे टैक्स किया जाए। रीजन ये है कि जो डिजिटल इकोनॉमीज हैं, जो डिजिटल कंपनीज हैं, ये बहुत ही डायनेमिक तरीके से काम करती हैं। फेसबुक में बैठे बैठे मार्क जुकरबर्ग दुनिया भर की कंट्रीज में क्या हो रहा है ये जान सकते हैं। वो भले ही अमेरिका में कैलिफोर्निया ऑफिस में बैठे हैं, बट उनकी फेसबुक कंपनी दुनिया भर में काम कर रही है, एड्स रन कर रही है, सब कुछ हो रहा है। फेसबुक एड्स देख लीजिए, गूगल एड्स देख लीजिए, जो भी है। तो बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी कोई एक फिजिकल लोकेशन तो है नहीं मार्केट में, और ये जिस प्रकार की सर्विस भी प्रोड्यूस कर रही है ना, वो भी एक प्रकार की इनटेंजिबल सर्विस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने अमेजोन का एक इक्विपमेंट आता है किंडल, ठीक है भाई, आपने किंडल आपने खरीद लिया, ठीक है। किंडल को अमेजोन ही बनाता है। अभी उस किंडल पे बहुत सारी पीडीएफ होती हैं जो आप पढ़ सकते हो। तो किसी नॉवल की पीडीएफ हो गई, किसी बुक की पीडीएफ हो गई। ये पीडीएफ अमेजोन से आप ऑनलाइन खरीदते हो।
अभी इस पीडीएफ को लिखा किसी ब्रिटेन में बैठे ऑथर ने और पढ़ रहा है कोई तंजानिया में बैठा बंदा अमेजॉन किंडल पे। तो ये एक ऐसी प्रकार की सर्विस हो गई जिसको टैक्स कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीज बनी कहां, वो फॉर्म में किस अवेलेबल है, क्योंकि बुक के फॉर्म में तो अवेलेबल है नहीं, वो तो एक पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है जो एक झटके में अमेजन की वेबसाइट से तंजानिया में बैठा बंदा डाउनलोड कर लेगा। तो ऐसे बहुत से इंटेंजिबल्स घूम रहे हैं इन डिजिटल कंपनीज के एम्बिट के अंदर, जिनके ऊपर टैक्स लगा पाना सच में एक बहुत मुश्किल बात है। पहली बात तो आप इनको वैल्यू कर पाओ, ये जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनको एक मॉनेटरी वैल्यू दे पाओ, और उसके बाद इनको टैक्स कर पाओ, ये दोनों बहुत मुश्किल चीजें हैं। ठीक है भाई। और इसके लिए रूल्स पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म भी नहीं है, क्योंकि ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस तो है नहीं कि आपने कंपनी खड़ी कर दी, तेल की कंपनी खोल दी, उससे ड्रिलिंग कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, नहीं, ये तो आप ऑनलाइन कर रहे हो सारा का सारा काम। इंडिया ने जब बहुत लंबे समय तक ओईसीडी से कुछ नहीं निकल पाया, 2016 में लगाई इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी में क्या बोला गया कि मान लीजिए 100 रुपए हमारे देश का एक पब्लिशर किसी एक एडवर्टीजमेंट फर्म को देता है, मान लो गूगल फर्म को देता है, तो उसमें से 6%, मतलब ओवरऑल जो रेवेन्यू इन फर्म्स का, उसका 6% किसके पास जाएगा, सरकार के पास आ जाएगा। वो बशर्ते कि कम से कम कुछ लाख रुपए की डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की हो इस गूगल ने इस पर्टिकुलर पर्सन को, तो 1,000-2,000 पे नहीं लगाया जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि कोई एक पब्लिशर, ठीक है ना, इंडिया का पब्लिशर किसी एक बाहर की कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पे मैं इतने लाख रुपए के ऐड रन करूंगा, तो मिनिमम कंडीशंस अगर पूरी हैं तो 6% का रेवेन्यू जो कंपनी ऐड कर रही है उससे ले लेगी सरकार। ये है इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है भाई। तो इट वाज बेसिकली ऑन पेमेंट्स मेड टू अ नॉन रेजिडेंट बाय अ रेजिडेंट एडवर्टाइजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इंडिया का कोई बंदा किसी बाहर की कंपनी को पैसा देता है तो इस प्रकार की इक्वलाइजेशन लेवी ले ली जाएगी। इंडिया ने जब ये इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी, उन्होंने ये सोचा था कि अभी ग्लोबल लेवल पे ओईसीडी बातचीत कर रहा है डिजिटल टैक्स को लेके। जिस दिन ग्लोबल लेवल पे कोई डिजिटल टैक्स आ जाएगा, हम इस इक्वलाइजेशन लेवी को हटा देंगे और उस डिजिटल टैक्स को लगा देंगे। प्रॉब्लम यह है कि अब तक उस डिजिटल टैक्स के ऊपर कोई भी बात नहीं हो पाई है। कोई भी बात क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि ओईसीडी वाले प्लेटफॉर्म में डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेट करती, खासकर यूएस बहुत डोमिनेट करता है, और अगर यूएस वहां पे डोमिनेट करेगा तो उसकी कंपनी टैक्स लगने ही नहीं देंगी। 2019 तक ओईसीडी के अंदर कोई भी इस बारे में बातचीत नहीं हो पाई कि भाई आप डिजिटल कंपनीज को कैसे टैक्स करोगे। इस चीज को समझना ही मुश्किल हो गया। 2018 में अपने इनकम टैक्स एक्ट में सरकार ने बोला कि सरकार हर उस कंपनी के ऊपर टैक्स लगा सकती है जिसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में, और गूगल, एप्पल, अमेजॉन जैसी कंपनीज की नो डाउट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, ये तो हम जानते ही हैं। इस तरीके की कंपनीज के बिना ज्यादातर हम दिन का काम नहीं कर सकते। तो भाई मुझे लैपटॉप पे काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो विंडोज सॉफ्टवेयर है वो मुझे इस्तेमाल करना ही करना है, जिसके पास आईफोन है उसको आईफोन इस्तेमाल करना ही करना है, गूगल है तो यूट्यूब, जीमेल इस्तेमाल करना ही करना है। तो इस प्रकार की सर्विसेज के बिना लोगों का काम तो देखो चल नहीं रहा है। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस तो इन कंपनीज की नो डाउट इंडिया में, तो इंडिया यहाँ पे टैक्स लगा सकता है। बट अब बहुत से इंटरनेशनल लॉज इस तरीके के टैक्स को लगाने से रोकते हैं। कहीं ना कहीं जो डिजिटल कंपनीज हैं वो यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही है कि आप इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालो कि इस प्रकार के जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो हटाए जाए। और ओईसीडी में कोई भी कंसेंसस नहीं आ पाया। अगर ओईसीडी में भी एक डिजिटल सर्विसेज टैक्स के ऊपर कंसेंसस आ जाता तो भी कुछ ना कुछ बाहर निकलता, बट ऐसा कुछ निकल नहीं पाया। समझ गया बात को? ये सब चीजें यहाँ पे हो रही हैं। अब यहाँ पे एक और कमिटी की बात की जा रही है जिसका नाम है अखिलेश रंजन कमेटी। अखिलेश रंजन कमेटी। अखिलेश रंजन कमेटी बनी 2016 में, और अखिलेश रंजन कमेटी ने कोशिश की कि भाई ये जो फिजिकल प्रेजेंस वाले बिजनेस है, ब्रिक एंड मॉर्टर, ईंट पत्थर से आपने बिल्डिंग बनाई, बिजनेस किया, ये वाले जो बिजनेस हैं और जो ऑनलाइन बिजनेस है, इन दोनों के बीच में पैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस के ऊपर आप आराम से टैक्स लगा पा रहे हो क्योंकि उसकी फिजिकल प्रेजेंस है। अभी कोई कंपनी आई, उस कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर ऑफिस बनाया इंडिया में, तो आपने उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अभी कोई कंपनी ऑनलाइन ही ऑपरेट कर रही है तो आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा पा रहे हो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली एक तो इस अखिलेश रंजन कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे इंडिया ने ये 6% की इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी 2016 में। उसके बाद कुछ और बातें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी। सीधी सीधी बात यह है कि ओईसीडी कोई भी कंसेंसस लेके नहीं आ पाया डिजिटल टैक्स के ऊपर, और पैंडेमिक समय पे इंडिया को टैक्स की जरूरत है। इनफैक्ट पैंडेमिक से पहले भी इंडिया को टैक्स की जरूरत थी। तो भाई अब अगर ओईसीडी में कंसेंसस नहीं ला पाओगे तो ये डिजिटल कंपनीज का बिना टैक्स में काम करते रहेंगे। तो इंडिया ने पकड़ के इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी, बोला तुम नहीं ला पाओगे, जब लाओगे तब देखा जाएगा, अभी के लिए हम लगा रहे हैं।
2020 में जब 2% की एक्स्ट्रा इक्वलाइजेशन लेवी आई तो डिजिटल कम्युनिटी थोड़ी सरप्राइज हो गई, क्योंकि 2016 में जब इक्वलाइजेशन लेवी लाई गई थी तो थोड़ा बहुत पब्लिक कंसल्टेशन हुआ था। 2020 में कोई भी पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम कुछ कमियों को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की इक्वलाइजेशन लेवी को किस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और बेसिकली इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, यूके के साथ करेंगे। इंडिया में प्रॉब्लम यह है, इंडिया ये नहीं देखता कि ये कंपनीज कितना प्रॉफिट कमा रही है और कितना प्रॉफिट नहीं कमा रही। इंडिया ने बोला है कि हम तुम्हारे ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगा रहे हैं तुम्हारे रेवेन्यू के ऊपर, तो अगर तुम 100 रुपए कमा, मतलब 100 रुपए का तुम्हारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू सोचिए, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर तुम्हारा 100 रुपए का रेवेन्यू है तो तुम उस पर हमको 6% की इक्वलाइजेशन लेवी दोगे, इंडिया ने साफ साफ बोल दिया। ठीक है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम ओवरऑल प्रॉफिट में हो या ओवरऑल निगेटिव में हो। यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में यह बोला गया है कि अगर आपका नेट ऑपरेटिंग मार्जिन निगेटिव है, अगर आप प्रॉपर प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर हम डिजिटल टैक्स नहीं लगाएंगे। तो पहली बात, यूके का जो डिजिटल टैक्स है वो इंडिया से इस मामले में प्रोग्रेसिव है। वो ये देख रहे हैं कि कंपनी सही में प्रॉफिट कमा पा रही है या नहीं कमा पा रही। इंडिया ने क्या बोला कि भैया तुम्हारे रेवेन्यू के ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी, बाकी हमको मतलब नहीं। दूसरा, यूके में बहुत ही प्रिक्यूलर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। मान लीजिए मैं यूके में जाके, लंदन में जाके अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं। लंदन में रहकर मैं अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं, यूके की किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से, गूगल से, एप्पल से कोई एडवर्टीजमेंट खरीद रहा हूं, फेसबुक से कोई एडवर्टीजमेंट खरीद रहा हूं, तो यहाँ 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए। एक तो मैं, जो कि इंडिया का हूं, लंदन के इलाके में रहकर मैं अपना धंधा कर रहा हूं, और सर्विसेज कितने ले रहा हूं, यूएस की कंपनी से ले रहा हूं। तो यूएस की गूगल मुझे सर्विस दे रही है मेरे ऑनलाइन बिजनेस के लिए। ऑनलाइन बिजनेस मैं लंदन में कर रहा हूं, मैं लंदन कर रहा हूं कि इंडिया का हूं, तो यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। ऐसे केसेस में जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, यूके की सरकार को 50% रेवेन्यू का हिस्सा मिलेगा। मतलब मैं जो भी ऑनलाइन सर्विसेज खरीदूंगा यूएस की उस कंपनी से, मान लो $100 की खरीदता हूँ, 100 पाउंड की खरीदता हूँ, तो 50 पाउंड यूके की गवर्नमेंट पास चले जाएंगे। और दिस इज वन मोर प्रोग्रेसिव थिंग, क्योंकि यहां पे एक थर्ड पार्टी, बाहर के देश का बंदा आके यूके में किसी तीसरे देश की सर्विसेज ले रहा है, तो ऐसे केसेस में यूके की सरकार के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा। फिर भाई, वो कंपनीज जो अपनी इन्वेंट्री बेचती हैं उसके ऊपर यूके डिजिटल टैक्स नहीं लगाता, लेकिन इंडिया हर चीज के ऊपर डिजिटल टैक्स लगाता है। अब अपनी इन्वेंट्री का मतलब समझिए। मान लीजिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुद कोई सर्विस बनाई है, समझिए बात को, गूगल पे या यूट्यूब पे मैंने एडवर्टीजमेंट किया, तो अब यूट्यूब गूगल की कंपनी और मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, तो 6% की इक्वलाइजेशन लेवी समझ में आती है। बट यूट्यूब अपने ही सर्विस का अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी समझ में नहीं आता है। तो गूगल यूट्यूब पे अगर गूगल एड्स का या गूगल के ही किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो वहां पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगनी चाहिए, वहां पे डिजिटल टैक्स नहीं लगना चाहिए। यूके नहीं लगाता है, बट इंडिया लगाता है। तो इन सब चीजों से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो थोड़ी सी यूके के हिसाब से अनप्रोग्रेसिव हो जाती है। ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने जो इक्वलाइजेशन लेवी लगाई है 6%, और जिस रेट पे यूरोपियन मार्केट्स इक्वलाइजेशन लेवी लगाने की बात कर रहे हैं, हमारी इक्वलाइजेशन लेवी काफी कम है। अब बात इस चीज पे डिपेंडेंट होगी कि जो बाइडेन के दौरान किस हद तक सेक्शन 301 की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, वो किस हद तक इंडिया की गवर्नमेंट को दोषी मानता है। मोस्ट प्रॉब्ली कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं आएगा, एक लिमिट से वो ज्यादा दोषी नहीं मान सकते। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है इन कंपनीज के लिए, और इंडियन कंपनीज के साथ बातचीत करके इशू को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इशू सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आने वाले समय में पता चलेगा। अगले आर्टिकल चलते हैं। फ्रॉम म्यांमार टू पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ वर्ड्स बट नो एक्शन, मिलिट्री रूलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू इंप्रूविंग द लॉट ऑफ कॉमन पीपल। क्या बोला जा रहा है, देखिए, कूप्स बहुत ही कॉमन फिनोमिना हो गया है पूरी दुनिया भर में। चाहे अफ्रीका की बात कर लीजिए, चाहे एशिया की बात कर लीजिए, कूप होते रहते हैं। ज्यादातर बार देखा गया कि एक सिविलियन गवर्नमेंट को एक मिलिट्री का पर्सन आके कूप कर देता है, और वो बोलता है कि मैं इस देश में ऑर्डर लाने की कोशिश करूंगा। ऐसा ही एक कूप हुआ 1 फरवरी को, जब ऑंग सैंग सू की और उनकी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लीडर्स को पकड़ा गया, उनको पावर से हटाया गया, उनको हाउस अरेस्ट पे या जेल में डाल दिया गया। और 2 दिन बाद सीनियर जनरल मिंग ओंग हलांग आके बोलते हैं कि भाई नवंबर 2020 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वो गलत थे, उसमें फ्रॉड हुआ था, मैं तुम्हारा रियल लीडर हूं, मैं 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा रहा हूं, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शंस हो और डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पावर ट्रांसफर कर दी जाए। और ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए हैं यहाँ पे ऑथर ने। ऑथर कौन है, अमित बरुआ साहब। अमित बरुआ साहब बोलते हैं कि ये 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान में थे, इस्लामाबाद में,
और वहां पे इन्होंने देखा कि कैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को पावर से हटा दिया। एक ब्लडलेस कूप हुआ और 13 अक्टूबर को सुबह 2:50 पे जनरल मुशर्रफ स्टेट रन पाकिस्तानी टेलीविजन पे जाके भाषण देते हैं। और उस समय पे केवल स्टेट रन पाकिस्तान टेलीविजन था, प्राइवेट चैनल उस समय पे आए नहीं थे, 1999 की बात हो रही है। तो उस समय पे जनरल मुशर्रफ ने क्या बोला कि मैं भाई फर्दर डिस्टेबलाइजेशन नहीं देख सकता अपनी कंट्री का। मैं अपनी कंट्रीमैन को ये बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हूं यहाँ पे, आप लोग काम रहिए, आप अपने देश की आर्मी के ऊपर भरोसा रखिए, हम इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान का प्रॉस्पेरस फ्यूचर हो। कुल मिला के ये जो आर्मी की खाकी यूनिफॉर्म में आके लोग खड़े हो जाते हैं और कूप कर देते हैं और बोलते हैं कि वो देश का ध्यान रखेंगे, एक्चुअली में वो कितना देश का ध्यान रखेंगे इस बात के ऊपर काफी डाउट रहता है। और अगर आप म्यांमार की बात कर लो, चाहे पाकिस्तान का एग्जाम्पल की बात कर लो, इन्होंने कुछ खास ध्यान रखा नहीं है अपने देश के लोगों का। पाकिस्तान की अगर आप बात करो तो यहाँ पे पाकिस्तान में पहले भी मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे, जिया उल हक, याह्या खान, अयूब खान। पाकिस्तान के डिक्टेटर्स के बारे में ऑथर ये बता रहा है कि ज्यादातर ये डिक्टेटर्स को यूएसए ने सपोर्ट किया। बहुत लंबे समय तक, डेकेड्स तक रूल रहा है पाकिस्तान में, म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटर्स का। जो अयूब खान नाम का डिक्टेटर था पाकिस्तान में, इसको वेस्टर्न कंट्रीज बहुत पसंद करती थी। जिया उल हक ने अमेरिका की मदद की थी जब सोवियत ने अटैक कर दिया था अफगानिस्तान में, इसलिए जिया उल हक को अमेरिका पसंद करता था। कहीं ना कहीं जनरल परवेज मुशर्रफ ने अलकायदा के बहुत सारे लीडर्स को पकड़ने में मदद की, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, ताकि अमेरिका की तरफ से जो पैसों और हथियारों की एड है वो आते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो म्यांमार के जनरल है ना, इनकी ज्यादा मदद नहीं की है यूएसए ने। बट भले ही म्यांमार की जनरल की यूएसए ने मदद नहीं की, बट चाइना की तरफ से मदद आती रही। कुल मिला के बात यह कि जो मिलिट्री रूलर्स होते हैं ये बेसिकली सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। ये कभी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं करते हैं। और ये बात पता चलता है इस बात से कि पाकिस्तान और म्यांमार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देख लीजिए, वहाँ की इकोनॉमी देख लीजिए, वहाँ के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाओगे कि वहाँ के लोगों के पास ना बोलने की आज़ादी है, ना कुछ करने की आज़ादी है। इंडिया में फिर भी इससे बहुत बेटर सिनारियो है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। एक और बात बताई जा रही है इसमें कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस के जो जनरल होते हैं ना, वो इस प्रकार का कूप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं वो उनका साथ देते हैं। कल की डेट में खुदा ना खास्ता ऐसा हो, इंडिया का जो आर्मी जनरल हो वो अगर कूप कर दे, तो क्या वो कूप कर पाएगा? कर पाएगा अगर उसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो कूप में उसका सपोर्ट दें। अगर उसके अंदर काम करने वाले लोग हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को छोड़ के अपने आर्मी जनरल का साथ देने लगे, अगर ऐसा हो गया तो इंडिया में भी कूप हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के लोग काफी समझदार हैं। डेमोक्रेसी हमेशा से हमारे यहाँ रही है। एक छोटा सा समय आया था इमरजेंसी का, जिस समय पे ऐसा लगा था कि डेमोक्रेसी जा रही है, बट वी एज अ नेशन, हम लोगों ने साथ खड़े रहे और डेमोक्रेसी नहीं गई। और आगे भी आर्मी की जनरल बात मान के आर्मी के पर्सनल्स कूप कर दें, इस चीज के चांसेस इंडिया में ना के बराबर है। लेकिन ये चीज खुलेआम बेधड़क हो रही है हमारी आसपास की कंट्री में, चाहे आप म्यांमार की बात कर लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं किस पे? अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड, द नीड ऑफ द आवर इज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म क्राइसिस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एंड रेजिलियंस सॉल्यूशन। आपको पता है ग्लेशियर बर्स्ट हुआ चमोली डिस्ट्रिक्ट में, फ्लैश फ्लड्स आ गए। अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात के ऊपर बहस कर रही है, रिसर्च कर रही है कि भाई ये जो फ्लैश फ्लड्स आए थे ये आए तो आए क्यों। अब तक 34 लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो चुकी है, 170 लोग अब भी नहीं मिले हैं। फिर उत्तराखंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जा रही कि भाई उत्तराखंड यंग और अनस्टेबल माउंटेन्स के बीच में है, अच्छी खासी यहाँ पे बारिश होती है, खासकर ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे बहुत होती है क्योंकि आसपास पहाड़ बहुत हैं। और अगर आप स्टेट में देखिए तो पिछले एक डेकेड में, पिछले 10 सालों में बहुत से डिजास्टर्स हुए हैं और सारी डिजास्टर्स की वजह नेचुरल नहीं है। चाहे केदारनाथ के डिजास्टर की भी बात कर लीजिए 2013 की, जो वजह है वो नेचुरल नहीं है। बहुत लंबे समय से जियोलॉजिस्ट, ग्लेशियोलॉजिस्ट, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स इस बात की धमकी दे रहे हैं कि जिस हिसाब का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब का रैपिड और इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, उसके चलते इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रहा है और अगर कोई तबाही आई तो तबाही खतरनाक आएगी। और ये हमने देख भी लिया जब रिसेंटली आपका तपोवन, जो विष्णुगढ़ वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट टूट गया, जो कुछ भी हुआ अभी कुछ दिन पहले, जिसके बारे में आपसे बात कर चुका हूं। जो कुछ भी समझ में आ रहा है, जो करंट ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है, इसकी बहुत सी वजह है। एक तो इरोजन है, दूसरा वाटर प्रेशर आ गया तो जो डैम्स थे वो टूट गए, एवेलांश आ गया स्नो और रॉक्स का। कुल मिला के बात यहाँ पे ये है
इस तरीके के डिजास्टर्स अगर नेचुरल वजहों से आते हैं तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उस चीज को झेल पाए, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैसिव डिफॉरेस्टेशन के चलते, मैसिव माइनिंग के चलते जो रिवर बेड है वो रिवर बेड ऊपर आ गया है। अगर ये रिवर बेड पहले नीचे होता तो रिवर में डेप्थ ज्यादा होती, तो नेचुरल कॉजेस की वजह से जो भी मलबा बह के आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाता। लेकिन अब इस मलबे के लिए सेटल डाउन होने की जगह बची नहीं है, रिवर बेड बहुत हद तक भर चुका है, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी आएगा वो आगे बहुत तेजी से बहता हुआ जाएगा। ये जो नेचुरल रिजर्वायर था रिवर बेड वो उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके चलते जो भी हमको डिजास्टर देखने को मिलेगा वो डिजास्टर खतरनाक होगा। इसके बारे में पहले बहुत सी रिपोर्ट आई हैं। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने बोला कि जो रॉक मास है बहुत सालों से फ्रीज कर रहा है, स्नो की थॉइंग हो रही है, वीक जोन्स बने हुए हैं, और अगर एकदम से अर्थक्वेक या फिर कोई झटका आता है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्नो और पानी बहता हुआ आगे की तरफ जाएगा, जो कि आराम से फ्लैश फ्लड्स में बदल जाएगा, और ऐसा फ्लड सीजन के दौरान, मानसून सीजन के दौरान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। प्लस एक और प्रॉब्लम यह है कि इन इलाकों में बहुत भारी तादाद में ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, जो लोग हैं वो बड़ी भारी तादाद में रह रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी वहां बहुत हो रही हैं। तो अभी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के चलते हुआ क्या कि सारे पेड़ काट दिए। अभी पेड़ों की जो जड़ें थी वो भी बहुत हद तक पानी को पकड़ सकती थी, लेकिन अब उन रास्तों पे पेड़ है नहीं, तो पानी बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के फ्लो करता है। पेड़ की जड़ें पानी को रोक लेती थी, अब पानी को रोकने के लिए रास्ते में कुछ नहीं है, तो वो पानी कैटल को, सेटलमेंट्स को, लोगों के घर को, सबको बहाता हुआ लेके जाएगा। एक हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट है 2019 की। इसने पॉइंट आउट किया है कि 1/3 ऑफ द हिंदू कुश हिमालयन ग्लेशियर्स वुड मेल्ट बाई 2100। हिंदू कुश हिमालय ग्लेशियर 1/3 मेल्ट हो जाएगा 2100। आप सोचिए कितना पानी निकलेगा, पूरा का पूरा रिवर रिजीम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, रिवर्स में पानी ज्यादा आएगा, ये पानी सबको रास्ते में बहाता हुआ लेके जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नेचुरल डिजास्टर्स की इंटेंसिटी आगे आने वाले समय में जितना हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर पेरिस एग्रीमेंट में जो भी कंट्रीज ने कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट अगर मान भी लेते हैं तो भी नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, और जैसा कि अभी लग रहा है कि पेरिस कमिटमेंट पूरी तरीके से नहीं मान पाएंगे तो और नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स, इस प्रकार की चीजें, फ्लड्स, ये सब आगे आने वाले समय में बढ़ने ही वाले हैं। एक और कमेटी बनाई गई थी 2014 में, एक्सपर्ट कमेटी लेड बाय डॉक्टर रवि चोपड़ा। इनका काम क्या था? इनका काम यह था कि ये देखना कि भाई ये जो डैम्स हैं ये किस हद तक फ्लड्स को बढ़ाते हैं। देखिए भाई, डैमों में एक प्रॉब्लम है। एक तो आप हिमालयन इलाकों में डैम बना रहे हो तो सीस्मिक सिटी जोन 4 और 5 में आता है हिमालय के इलाके। उसके बाद से जब आप डैम बनाते हो तो बहुत सारे एक्सप्लोसिव बम फोड़ते हो, अलग अलग प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, तो जो लोकल जियोलॉजी है आप उसको हिला के रख देते हो। और जब आप लोकल जियोलॉजी को हिला के रख दोगे तो कहीं ना कहीं वहां की जो पूरी की पूरी टेक्टोनिक है ना, जो सीस्मिसिटी है वो बदल जाएगी। और इसके चलते जहां जहां पे भी डैम बनाए गए, एक तो अनसाइंटिफिक तरीके से बनाए गए, ठीक है, दूसरी बात आपने सीज्मिसिटी को इंड्यूस कर दिया वहां पे। उसके चलते जो हैफर्ड कंस्ट्रक्शन हुआ ना डैम्स का, इसने पूरे के पूरे रीजन पे एक इरिवर्सिबल डैमेज डाला है। मतलब एक ऐसा डैमेज जो रिवर्सिबल नहीं है, वो आगे आने वाले समय में और खतरनाक ही होगा। तो डैम जो कंस्ट्रक्शन है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जियोलॉजी डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जरूरत क्या है? द नीड ऑफ द आवर इज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म क्राइसिस, लॉन्ग टर्म क्राइसिस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म ढूंढने और रेजिलियंस सॉल्यूशन ढूंढने। क्या इमीडिएट स्टेप्स हैं? पहला स्टेप, इन्वेस्टिंग इन रेजिलियंस प्लानिंग स्पेशली इन फ्लड प्रिवेंशन एंड रैपिड रिस्पॉन्स। दूसरा, क्लाइमेट प्रूफिंग the infrastructure such as by applying road stabilization technologies for fragile road networks and strengthening existing infrastructures like bridges, culverts and tunnels. तीसरा, strengthening embankments with adequate scientific know-how. चौथा, reassessing development of hydropower and other public infrastructure. तो कुल मिला के भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाओ जहां पे क्लाइमेट प्रूफिंग हो। मतलब कि रोड अगर आप बना रहे हो तो रोड इस प्रकार से बनाओ जिस प्रकार से भाई वो रोडें जल्दी टूटे ना। उन रोड्स को बनाने के लिए आप ऐसी जगहों पे काटा छाटी मत करो जो सीज्मिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमजोर है, ठीक है। फ्लड प्रिवेंशन और रैपिड रिस्पॉन्स के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आया जाए, नए एम्बैंकमेंट्स बनाए जाए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि कोई डिजास्टर बहुत ज्यादा एक्यूट ना हो जाए। हाइड्रो पावर का डेवलपमेंट और दूसरे पब्लिक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से किया जाए, ठीक है भाई। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जाए और उनकी रोबस्ट मॉनिटरिंग की जाए।
ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए लोकल कम्युनिटीज की, ताकि वो रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। वेकअप कॉल है ये, बट बहुत मुश्किल है दोस्तों कि इस प्रकार की चीजों को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आंख बंद करके डेवलपमेंट में चॉइस करने पे आते हो, तो आप आंख बंद करके डेवलपमेंट करते हो, क्योंकि इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। ऑलरेडी हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड के रीजन में जो कंस्ट्रक्शन है, जो डैम्स हैं, वो मेजर लेवल पे बनाए जा चुके हैं, आगे और बन रहे हैं, उसमें अच्छा खासा पैसा लग चुका है, बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो सरकार इन डैम को बंद करेगी, इसके चांसेस तो देखिए ना के बराबर, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो। मैक्सिमम कर ये सकते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी से भी आप डैम बना रहे हो, उस टेक्नोलॉजी को जितना अच्छा कर सको उतना बेटर है। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है ऑर्डर एट द बॉर्डर, द डिसएंगेजमेंट एट द एलएसी इज वाइटल फॉर ब्रॉडर रिलेशनशिप विद चाइना। इंडिया और चाइना ने फाइनली एक एग्रीमेंट किया है, किसके ऊपर? डिसएंगेजमेंट के ऊपर, पैंगोंग लेक पे। एक बात याद रखिए, ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये पैंगोंग लेक पे हो रहा है। देपसांग गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, वहां पे स्टैंड ऑफ अभी भी जारी है, ये याद रखिएगा। तो ये एग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक एक ऐसी जगह है जहां पे चाइना बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे आ गया इंडिया से। वैसे डिसएडवांटेज पे नहीं आया, फिंगर 8 से आके वो फिंगर 4 पे बैठ गए, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो डिसएडवांटेज पे नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंडिया ने काला टॉप की पहाड़ी पे साउदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो पे चढ़ के जब कब्जा कर लिया, तो चाइनीज को समझ में नहीं आया कि हुआ ये क्या। अब ये लोग पैंगोंग लेक पे डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। पैंगोंग लेक पे डिसएंगेजमेंट हो रहा है नॉर्दर्न और साउदर्न बैंक्स पे इन अ फेस्ड कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर। तो ऐसा बोला जा रहा है कि फिंगर 8 के पीछे जहां पे अप्रैल में थी चाइनीज आर्मी, ये वहां लौट जाएंगे, और फिंगर 4 के पीछे फिंगर 3 पे जहां पे इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी वहां लौट जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। और ये स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से भी आया है और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की तरफ से भी आया है, जिसको बोला गया टू स्टार्ट सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट। और दोनों तरफ पे पार्टीज बैठी हुई हैं, चाइना के सोल्जर्स भी हैं, इंडिया के सोल्जर्स भी हैं। वो देख रहे हैं कि इंडिया वाले चाइना की तरफ देख रहे हैं कि कितना लोग पीछे जा रहे हैं, चाइना वाले इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि कितना लोग पीछे जा रहे हैं। पेट्रोलिंग की बात की जाए तो एक टेम्पररी मोरेटोरियम लगाया गया है पेट्रोलिंग पे, और मोस्ट प्रॉब्ली दोनों साइड्स ने यही बोला होगा कि जो भाई अप्रैल के समय पे हम लोग जो पेट्रोलिंग पैटर्न्स फॉलो करते थे, वही पेट्रोलिंग पैटर्न्स फॉलो करेंगे। ये एक्सपेक्टेड है कि ये सारी बातें हुई होंगी, क्योंकि इंडियन की जो आर्म्ड फोर्सेस की जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो भी अपनी बात पे अड़े हुए थे, और वो बोल रहे थे कि भाई पहले के पैटर्न को ही आप रीस्टोर करो, नया पैटर्न नहीं आएगा। चलिए ठीक है। अब आर्मर्ड व्हीकल्स पीछे जा रहे हैं, टैंक्स जो कि एक दूसरे के बहुत पास पड़े थे वो भी पीछे जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में पैंगोंग एरिया के आसपास का जो डिसएंगेजमेंट है ये पूरा कर लिया जाएगा, और जो भी फ्रंटलाइन पर्सन्स आगे के इलाके में डिप्लॉयड थे उनको थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ खींचा जाएगा। नॉर्थ ऑफ द लेक चाइनीज ट्रूप्स फिंगर 8 के ईस्ट में चले जाएंगे अपने बेस सिरिजाप में, और इंडियन ट्रूप्स अपने परमानेंट बेस जो कि धान सिंह थापा पोस्ट है फिंगर नंबर 3, वहां पे पहुंच जाएंगे। इंडिया की फोर्सेस पहले पेट्रोल करती थी फिंगर 8 तक, ठीक है। अब ऐसा बोल अभी के लिए तो टेम्पररी मॉनिटरिंग लगाया गया है, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया के फोर्सेस ने ये बात की होगी कि भैया हम फिर से पेट्रोलिंग करेंगे फिंगर 8 तक। यही तो हुआ था जब अप्रैल मई के समय पे ये पूरा का पूरा इंसिडेंट शुरू हुआ था। तो हुआ यही था कि जैसे ही इंडिया की फोर्सेस पानी के रास्ते फिंगर 4 से आगे पहुंचे, बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स ने इनको घेर लिया, काफी लड़ाई झड़प हुई, और चाइना वालों ने इंडिया वालों को बोला वापस जाओ। वहां पे थोड़ी स्कफल भी हुई, लेकिन बहुत कम इंडिया के सोल्जर्स थे और हजारों की तादाद में चाइनीज सोल्जर्स थे। मतलब चाइना वाले पहले ही चुपचाप से 8 नंबर के फिंगर से घुस के 4 नंबर पे आ गए थे, और इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने पीछे ढकेल दिया। एक तरीके का धोखाधड़ी करना जिसको बोलते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये पैंगोंग सो है, ये है फिंगर नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए, तो यहाँ पे सिरिजाप बेस है और इंडिया का थाना थापा जो बेस है, धान सिंह थापा पोस्ट है, वो यहाँ पे। इंडिया वाले 3 से लेके 8 तक की पेट्रोलिंग करते थे। 4 वाले पॉइंट पे चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स को रोक के वापस भेज दिया, और तब से 4 से लेके 8 के बीच में चाइना के फोर्सेस ने जबरदस्त ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है, और ये पूरा के इलाके पे कब्जा करके बैठ रहा है। चाइनीज फोर्सेस बोल रहे हैं कि हम वापस यहां तक जाएंगे। ये जो इधर साउदर्न पोस्ट है जिसके ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है, इंडिया वालों से बोला तुम यहां से पीछे हटो। ये जो साउदर्न पोस्ट की हाइट्स है ना, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर इंडिया वाले इन हाइट्स को छोड़ते हैं तो एक नेचुरल डाउट दिमाग में उठता है कि क्या चाइना वाले जो कुछ भी कह रहे हैं क्या वो सही है? क्या चाइना जो कुछ भी बोलता है वो रिस्पॉन्सिबल है? क्या चाइना यहां से फिर से धोखाधड़ी कर रहा है? अगर आप चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो धोखाधड़ी चाइना के खून में है, वो करेंगे ही धोखाधड़ी। आज नहीं तो 1 महीने बाद कहें, चाहे 2 महीने बाद कहें, चाहे 4 साल बाद करें, बट वो करते हैं।
तो ये सब चीजें इंडिया के दिमाग में होंगी ही होंगी। फिर कहीं ना कहीं चाइना के पास सुपीरियर लॉजिस्टिक्स है। अगर आप फिंगर 3 से लेके फिंगर 4 की बात करो तो इंडिया के पास कोई रोड नहीं है फिंगर 3 से 4 तक जाने के लिए। इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे पानी के रास्ते ही जाता है, लेकिन 4 से लेके 8 तक की मोटरेबल रोड तक बना दी चाइना ने अपने साइड पे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी डिसंगेजमेंट का प्रोसेस हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये जो डिसंगेजमेंट का प्रोसेस है यहाँ पे इंडिया का चाइना पे जो भरोसा करना है वो बहुत गलत है। ठीक है, आगे आने वाले समय में ऑब्वियस सी बात है जो हमारी आर्म फोर्सेज है, जो हमारी सरकार है, उनको ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चाइना वाले कभी भी अपनी बात के ऊपर से बैक ट्रैक कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर 4 से लेके 8 तक का जो इलाका है इसको बफर जोन बनाया जा रहा है, और यहाँ पे जितना भी टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है 2020 के बाद जो चाइना ने बनाया है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर ये पैंगोंग सो है, ये फिंगर नंबर 4 है, ये 3 है, ये 8 है, अगर एलएसी मान लीजिए यहां से गुजरती है चाइना के हिसाब से और एक एलएसी यहां से गुजरती है इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया वाली एलएसी की तो पास ही बैठे हैं चाइना वाले, और चाइना वाली जो एलएसी है उसके इधर बैठे हैं इंडिया वाले। और कुल मिला के बीच का जो इलाका है 4 से 8 का, इसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा इस बात की अभी कोई गारंटी है नहीं। आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से इंडिया और चाइना के ऑफिशियल स्टांस होता है, ऑब्वियसली बात है इंडिया का स्टांस तो हमेशा ही रिस्पॉन्सिबल रहा है, चाइना का क्या स्टांस रहता है इस बात पे डिपेंड करेगा कि चीजें कैसे निकल के आती हैं। एक और बात है, ये जो स्टैंड ऑफ है, जैसे ही पैंगोंग सो पे पूरा का पूरा डिसंगेजमेंट पूरा हो जाएगा, उसके बाद डिसंगेजमेंट कहां पे शुरू होगा, उसके बाद डिसंगेजमेंट शुरू होगा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एंड 17A इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, और फिर उसके बाद देपसांग प्लेस। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A के में आपका डिसंगेजमेंट शुरू होगा तुरंत 48 घंटे बाद, जब पैंगोंग सो में डिसंगेजमेंट पूरा हो जाएगा, और उसके बाद देपसांग प्लेस। देपसांग प्लेस में भी काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रखी हैं। देपसांग प्लेस में भी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पेट्रोलिंग पैटर्न्स हैं उनको चाइनीज ने ब्लॉक कर रखा है। किस हद तक देपसांग प्लेस में इंडियन पेट्रोलिंग पैटर्न्स को रीस्टोर किया जाएगा ये भी एक सोचने वाली बात है। आगे आने वाले 1-2 महीने में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर 1-2 महीने तक चीजें शांत रहती हैं तो ठीक है भाई, बॉर्डर पे पीस रहेगा, लेकिन कब चाइना के साथ बवाल शुरू हो जाए बॉर्डर पे कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। ठीक है भाई, क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन की बात आ रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्टैंड रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी कंफ्यूजिंग रहा है। इंडिया की सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर स्टैंड आ ही नहीं पा रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज अलाउड है या नहीं अलाउड है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि पहली बात तो क्रिप्टो करेंसीज पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है, तो अगर इंडिया में अगर आप क्रिप्टो करेंसी लेके नहीं आओगे तो कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान है। दूसरी बात, अगर आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लेके आते हो तो भाई वो लीगल टेंडर तो है नहीं, कहीं ना कहीं उसको हमारे देश की सरकार तो इशू करती नहीं। तो जब हमारे देश की सरकार उस क्रिप्टो करेंसी को इशू करती नहीं है तो हमारे देश की फाइनेंशियल सोवरेंटी के ऊपर सवाल है। क्योंकि इंडिया के अंदर तो लीगल टेंडर और लीगल मनी वही हो सकता है जिसको सरकार इशू करे, और सरकार क्रिप्टो करेंसी को इशू नहीं कर रही है। तो ये करेंसीज लीगल है, इलीगल है, कितना लीगल है, कितना इलीगल है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं सरकार के कुछ पॉइंट्स बहुत सही हैं। ये क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इलिसिट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है इसके, और पूरी तरीके से स्टेट रेगुलेशन के बाहर है। तो एक ऐसी करेंसी जो कि पूरी तरीके से स्टेट के कंट्रोल के बाहर है, सरकार के कंट्रोल के बाहर है, उसको नाना प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए इंडिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एंटी इंडिया प्रोपोगंडा फैलाने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत तरीके से इंडिया में इस प्रकार के क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वोलेटाइल भी बहुत ज्यादा है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छे नहीं है, इलिसिट इलीगल ट्रांजैक्शन है, डार्क वेब को प्रमोट करने में काफी काम करती हैं। इसलिए भाई कहीं ना कहीं इनको रेगुलेट करना जरूरी है। 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी इंडिया में बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको सर्कुलर इशू किया, और उनको बोला कि वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं उनको किसी भी प्रकार की बैंकिंग सर्विस आप प्रोवाइड मत करिए। ये बोला आरबीआई ने बैंकों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले तुम वर्चुअल करेंसीज को बैन करो, पहले सरकार इन वर्चुअल करेंसीज को बैन करो, तब तुम बैंकों से बोलो कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं उनको कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आप एक ऑफिशियल स्टांस लेके आइए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आप एक तरफ पे क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर रहे हो,
दूसरी तरफ आप क्रिप्टो करेंसी को आंख बंद करके रेगुलेट कर रहे हो, वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो, ये नहीं चल पाएगा। आप एक प्रॉपर पॉलिसी लेके आओ, आप क्रिप्टो करेंसीज को बैन करो, अगर बैन करते हो उसके बाद इस प्रकार का रेगुलेशन करो। समझ गए भाई? तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई की और सरकार के स्टैंड को रोका। अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर जी ने राज्यसभा में कन्फर्स किया कि एक बिल बनाया जा रहा है जो कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करेगा। क्योंकि अभी के लिए कंडीशन क्या है कि रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई एंड सेबी, they don't have a legal framework to directly regulate cryptocurrencies as they are neither currencies nor assets nor securities। तो ये क्रिप्टो करेंसीज ना करेंसी की डेफिनेशन में आती है, ना एसेट्स की, ना कमोडिटीज की, ना सिक्योरिटीज की। तो बेसिकली इनकी ट्रेडिंग का कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, कोई प्रॉपर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क नहीं है। तो पहली बात तो इस बिल के थ्रू एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है सरकार अपनी खुद की भी क्रिप्टो करेंसी रिलीज करे। अब सरकारें ऐसा कर क्यों रही हैं? सरकारें आउटराइट बैन क्यों नहीं कर रही क्रिप्टो करेंसी को? यानी यहां पे अनुराग ठाकुर ने ये क्यों नहीं बोला कि हम क्रिप्टो करेंसी बैन कर रहे हैं, ये क्यों बोला कि हम रेगुलेट कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में बहुत फेमस हो रही है। एलन मस्क जैसे लोग भी क्रिप्टो करेंसी में अपना भरोसा दिखा रहे हैं। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस सामने आए हैं और वो बहुत पावरफुल हो गए और वो सरकारों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करिए, आप उनको बैन मत करिए। इवन जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बनाई गई इंडिया के द्वारा, उसने क्या बोला? चाइना जैसी कंट्री जो कि पूरा का पूरा इंटरनेट मार्केट को कंट्रोल करके रखता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करके रखता है, चाइना तक में लिमिटेड प्रकार से क्रिप्टो करेंसी खरीदी बेची जाती है, वहां पे भी क्रिप्टो करेंसी पे पूरी तरीके से बैन नहीं लग पाया, लगाया गया तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए इंडिया में ब्लॉकचेन बेस्ड इस क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को सरकार एक पोटेंट तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट रेगुलेशन की जरूरत है। अभी ये स्मार्ट रेगुलेशन होगा या गंदा रेगुलेशन होगा ये तब पता चलेगा जब सरकार एक अप्रोप्रिएट बिल निकाल के लेके आएगी। बिल बन रहा है, बिल के अंदर क्या प्रोविजंस होंगे वो जब ये बिल आ जाएगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।